नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह हमारा हिस्ट्री का 8 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे प्री मॉडर्न एज। प्री मॉडर्न एज में हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था और आज के लेक्चर में हम मगध एम्पायर जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें कौन से डायनेस्टी उसको देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री में हमने कल के लेक्चर तक क्या देखा था? कल के लेक्चर तक हमने ये देखा था कि ये जो प्री मॉडर्न एज है उसमें हमने देखा था, प्री मॉडर्न एज का इंट्रोडक्शन देखा था। मतलब हमने उसमें क्या देखा था? हमने देखा था कि हमें जो दो कितना 20 लाख मिलियन से लेकर 220 तक जो पीरियड देखना है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज बोलते हैं, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वो हमने 5 पार्ट देख लिए थे। उसके बाद हमने 5 पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, चौथा पार्ट का पार्ट था कैलकोलिथिक पीरियड का। उसके बाद वैदिक एज है, ये आयन एज का पार्ट था। वैदिक एज में 1500 से लेकर 1000 तक, 1000 से 6000 तक, ये सिर्फ वैदिक एज हमने उसको खत्म कर लिया था। उसके बाद हमें देखना था 600 से लेकर बात देखना था, उसमें बीच में हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म भी कवर कर लिया। अब हम 620 तक थे। अब हमें प्री मॉडर्न एज और मगध ये देखना था। मौर्य एम्पायर मतलब क्या, जो यहाँ पे मगध एम्पायर था उस पर जो अलग अलग डायनेस्टी काम राज करती थी। तो ये जो मौर्यंस थे ये भी एक डायनेस्टी थी, पर मौर्यन आने से पहले भी ये मगध एम्पायर में कोई लोग वो डायनेस्टी थे अलग अलग, उसको हमें देखना था। कल हमने उसका जो प्री हिस्टोरिक जो कल क्या देखा, हमने कल ये देख लिया। कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ये देखा था प्री मॉडर्न एज का, कि हमने ये देखा था कि वहाँ पे जो 620 था उस टाइम पे जो आर्यंस लोग थे, इन्होंने जनपदास मतलब ये अलग अलग जगह इन्होंने ना जहाँ जाते थे उनके जनपदास बनते थे, मतलब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनते थे। और ऐसे जनपदा मिला के 1 2 20 40 जनपदा मिला के जितने भी हो, शुरू में तो कम जनपद थे पर बाद में बहुत बढ़ गए थे। ऐसे एक महाजनपद बनता था। ऐसे उस टाइम पे कितने जनपद थे? महाजनपद 16 जनपद थे महाजनपद, और उनमें ना सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई चल रही थी 16 महाजनपद में। तो फाइनली वो जो सुप्रीमेसी की लड़ाई वो मगध जीत गया था और मगध उभर के बन गया था, एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था मगध। तो मगध एक राज्य मतलब राज्य की तरह बन गया था। और बाकी जो वहाँ पे दूसरे जो 16 बाकी जो 15 ये थे महाजनपद थे, ये इनके अंडर में आ गए थे। उसमें कुछ थे उनके राइवलरी भी थे, दुश्मन भी थे, बट मगध उस टाइम पे एम्पायर होता था। तो मतलब जो 16 महाजनपद है उसका जो राजा होगा वो उस पूरा मगध एम्पायर का मतलब पूरे देश का राजा होगा। समझ गए आप? तो मगध एम्पायर जो था उसके बारे में हमें देखना है कि मगध सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था। देखो ऐसा बोला जाता है मगध जो है ना, आर्यन जो थे बाद में लेटर वैदिक एज में जो आर्यन थे, ये मगध का इन्होंने मतलब चालू हुआ था कहाँ से लेके 684 AD BC से लेके 320 तक मगध एम्पायर था वहाँ पे। समझे? रूल किया गया था मगध एम्पायर पे। मगध के बारे में महाभारत और रामायण इसमें भी जिक्र हुआ है। उस टाइम पे 16 महाजनपद थे और वो जो मगध एम्पायर है वो किंग बृहदत्रा इसने एस्टेब्लिश किया है अकॉर्डिंग टू महाभारत के हिसाब से। ओके। और राजगृह जो थी अभी फिर राजगीर जो है बिहार में, उस टाइम पे उसको राजगृह बोला जाता था। वो मगध की कैपिटल थी, पर बाद में वो कैपिटल जो है वो शिफ्ट की गई थी पाटलिपुत्र में। समझ गया? अभी का जो पटना है वहाँ पे, तो ये मगध थी। ये हमें देखना है आज। तो मगध कैसा हुआ? देखो जब आर्यंस आए थे ना, जो लेटर वैदिक एज था उसके टाइम पे जो आर्यंस थे, अब बाद में क्या हुआ था, शुरू में कैलकोलिथिक पीरियड जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, उस टाइम पे मेटल्स थे। कौन से? कॉपर था, ब्रोंज था। और ये जो थे आर्यंस जब आए थे 1500 से लेके ये 620 तक जो 2 तबके में आए थे, 1000 BC से लेके 1500 से लेके 1000 तक ऋग्वेदिक पीरियड, और बाद वाले में दूसरे थे। अब क्या हुआ था, बाद में आयन का इन्वेंशन हुआ था। आयन मतलब क्या? लोखंड। तो इन्होंने बाकी आयन का इन्वेंशन हो गया, तो इन्होंने एकदम समझ रहे क्या, काफ़ी चीज़ें इन्होंने रथ वत बनाना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने वेपन्स बनाना चालू कर दिया, एरो वगैरह जो होते हैं ना वो बान वो भी इन्होंने चालू कर दिया। तो इनका बहुत इन्वेंशन हो गया, टूल और वेपन्स बन गए। और टूल वेपन्स बन गए तो क्या हुआ, कंपटीशन। मतलब फिर ये जो टूल और वेपन थे, ये जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करवाने के लिए इनके काम आ गए। दूसरे जो अलग अलग टाइप के दूसरे राजा थे, इनको हराने के लिए भी काम आने लगे ना। अब फॉरेस्ट जंगल क्लियर करेंगे तभी तो वहाँ पे खेतीबाड़ी कर सकते हैं, तभी तो कुछ प्रोडक्शन होगा, तभी तो राज्य के पास पैसा आएगा। तो ये उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत कम्युनिकेशन बढ़ गया। मतलब जो टूल्स वेपन्स थे आयन की वजह से मगध में बहुत ज़्यादा जो हो गया, मतलब कम्युनिकेशन बढ़ गया, लोग ज़्यादा सिविलाइज होने लगे। ये आयन की ये वेपन की यूज़ करके इन्होंने बाकी राज्यों को भी हराया, इनका साम्राज्य बढ़ने लगा और एग्रीकल्चर वगैरह वो भी बढ़ने लगा। समझ गए आप? उसके बाद अभी ये जो मगध एम्पायर है हमने जो देखा 640 में चालू हो गया था। अब मगध एम्पायर जो था, ठीक है, महाजनपद आपने देखा कि चलो महाजनपद 16 थे, एक जो था मगध ये सबसे ऊपर आ गया था। बट भाई साहब ये आया था, मतलब सबसे पहले फिर कौन था जो आदमी जिसने यहाँ पे राजा किया था, कौन यहाँ पे राजा बना था? और मगध एम्पायर मतलब जो 16 बाकी 16 थे, फिर उनका क्या हो गया? समझ गए? तो ये हमें सारा आज के लेक्चर में देखना है मगध एम्पायर में। देखो सबसे जो मगध में हमने देखा था ना 640 से लेकर 320 तक मगध एम्पायर था। अब ये मगध एम्पायर में ना अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया था, अलग अलग घराने ने, मतलब वहाँ पे घरानेशाही जो थी उन्होंने वहाँ पे रूल किया था। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी वहाँ पे आई थी मगध में वो थी हरंका डायनेस्टी। हरंका डायनेस्टी थी, उसका जो राजा था वो मगध का पहला राजा था।
तो मगध में सबसे पहले अगर कोई डायनेस्टी ने रूल किया होगा, क्वेश्चन आता है आपको, तो हरंग का डायनेस्टी थी। और अगर पहला राजा होगा मगध का, उसका नाम था बिम्बसारा था। अब ये जो उस टाइम पे 16 महाजनपद थे ना, इसमें मगध तो सबसे सुपीरियर था। और मगध का राजा मतलब वो देश का राजा, वो जैसे हमने देखा, बाकी तो इनके अंडर रहेंगे। फिर 15 महाजनपद और उनके अंदर जितने छोटे छोटे जनपद थी वो भी इनके अंडर रहेंगे। पर बाद में क्या हो गया, ये जो मगध मतलब ये भाई सब जो थे बिम्बसारा, ये बहुत स्मार्ट थे, ये एकदम शरद पावर थे। इन्होंने क्या कर दिया पता है क्या, इनको पता चल गया कि अगर हम भले हम मगध के पास सुप्रमेसी, पर बाकी जो हमारे बाकी महाजनपद थे ना 16-15 बाकी बचे हुए, अब ये क्या हो सकता है, ये बाद में जाके हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, हमें हरा सकते हैं, हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये ना इसने क्या कर दिया पता है क्या, इसने बाकी इनके जो मेन राइवलरी थी ना, जैसे कि अवंती जो महाजनपद था, ये मगध का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसने क्या कर दिया, अवंती मतलब उसका जो राजा था उससे उसने शादी कर ली डायरेक्ट। बिम्बसारा ने क्या कर दिया, नियर बाई किंगडम्स, आसपास के जितने भी राज्य थे छोटे मोटे जो इनके दुश्मन थे, दुश्मन के राजा के पास जाता था, डायरेक्ट राजा को बोलता था कि राजा तुम डायरेक्ट मेरा सासर बन जाओ, मतलब फादर इन लॉ बन जाओ, फिर हमारे बीच में कोई राइवल नहीं रहेगी, हम सब साथ में मिलकर हम काम करेंगे। आप समझ रहे क्या, मतलब आपकी बेटी का ही राजा हो गया ना वो, मेरे बेबी मतलब आपकी बेटी हो गई। तो इसने ना ये जो अलग अलग मतलब जो क्या बोलते हैं इसको हम, जो पॉली मैरिज जो होता है, मतलब मल्टीपल एक आदमी ज़्यादा बीवी मतलब एक से ज़्यादा शादी करता है ना, ये सारा चीज़ ये लेके आया था। बिम्बसारा आदमी था ना, ये एकदम समझ रहे क्या, इसने वो चीज़ लेके आई थी। इसने ये उस टाइम का कृष्ण था, इसने काफ़ी बीबियाँ की थी, अलग अलग राज्य से अलग अलग प्रिंसेस के साथ इसने शादी कर दी। और पॉलिटिकल मैरिज करता था, मतलब ये ऐसे कोई प्यार व्यार मोहब्बत उस टाइम पर नहीं था। ये क्या था, ये एकदम पॉलिटिकल था, मतलब एकदम खतरी दिमाग का था। इसको पता था हम उसको हरा नहीं सकते, उनको हराने से अच्छा है उनकी बेटी से शादी कर लो, बेटी आप अपनी हो गई तो फिर वो दुश्मन भी अपना हो जाएगा, समझ गए। तो ये फिर एकदम इसका दिल बेचैन होता था, ये एकदम इसने काफ़ी हमसफर बनाए थे, इसने काफ़ी शादी की थी बिम्बसारा ने। इस तरह से अब हमें आज के लेक्चर में ये देखना है कि मगध एम्पायर जो था उसमें प्री मॉडर्न एज देख रहे हैं हम। आप समझ गए अभी चैप्टर का नाम प्री मॉडर्न एज क्यों, क्योंकि भाई साहब मगध एम्पायर में ये जो डायनेस्टी थी, हरंग का डायनेस्टी, सिसंग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, इसके बाद जो डायनेस्टी थी वो थी मौर्य डायनेस्टी, समझ गए। और मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए, इसलिए ये जो मौर्य डायनेस्टी अलग चैप्टर है, हरंग का डायनेस्टी अलग चैप्टर नहीं क्योंकि वो छोटा है, सिसुंग डायनेस्टी अलग चैप्टर नहीं वो छोटा है, पर मौर्य डायनेस्टी जो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्री मॉडर्न जो यहाँ पे दिया ना, प्री मॉडर्न एज मतलब मौर्य एम्पायर जो था, मौर्य जो डायनेस्टी थी वो मगध में जब मौर्य जो थे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह, इन्होंने जो रूल किया था मगध को, उससे पहले कौन कौन से डायनेस्टी यहाँ पे थी, इसलिए ये चैप्टर है प्री मॉडर्न एज। और बाद में जब मॉडर्न एज हम देखेंगे उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज, मतलब उस टाइम पे अलग अलग जो सल्तनत ये थी क्या बोलते हैं डायनेस्टी थी, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए डायरेक्ट एक ही लेक्चर में सारे निपटाने। मौर्य से पहले भी ये भी एक लेक्चर में निपटाने, बट मौर्य को 2 लेक्चर लेने क्योंकि मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कौन है भूषण, क्या नाम है इसका, भूषण कौल से। भाई साहब तुम्हें क्या है, सलमान खान कौन, क्या आप यहाँ पे कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो वहाँ पे। अगर भाई आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना बंद कर दो, ऐसा कोई मतलब फोर्स नहीं, आप यहाँ आके गंद मचा करके आपने बाकी लोग को डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पे। आप यहाँ पे चैटिंग वाटिंग मत करूँगा ना, मैं लेक्चर लेना बंद कर दूँगा, समझ गया आप। ये बहुत जान पे आता है तो रात में लेक्चर लेना, ये ले रहा हूँ आप लोग के लिए। ये बाकी जो चीज़ें है ना, बाकी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप चार्ट वाट देखते नहीं, अरे भाई मैं सब देखता हूँ, मुझे सब पता है। बट अगर कोई लड़का 11-12 में और अगर उसको ये समझाने की कोशिश मतलब ये समझाना पड़ रहा है कि भाई साहब वहाँ पे आप चार्ट मत करो, पेपर है 2 महीने में, फिर मैं क्या समझाऊँ उसको खुद समझना चाहिए ये चीज़, समझ गए आप। तो ये चैटिंग वाटिंग वो बंद कर दो, नहीं तो मैं ये जो नाम के लोग हैं ना इसको मैं डायरेक्ट वो निपुंगी सर को नाम भेज के उड़ा दूंगा, वो ग्रुप से डायरेक्ट उड़ा दूंगा मैं, समझ गए। फिर जिसके पास जाना उसके पास जाओ। अगर ये चैटिंग वाटिंग बंद हुई नहीं तो मैं पूरा रिसर्च मार के पूरा फाइंड आउट करूँगा ये लड़का कौन था और उसको डायरेक्ट ग्रुप से निकाल दूंगा जीएस की। तो चलिए आगे चलते, अब हम स्टार्ट करते हैं हरंग के डायनेस्टी से। आगे चलो यहाँ पे देखो, हरंग के डायनेस्टी जो थी यहाँ पे हमने जैसे बोला था कि बृहदाता जो है उसका वो उसने यहाँ पे रूल किया था, पर ये महाभारत में ये कई किताब में लिखा नहीं, तो ये हमारे इतना काम का नहीं है। यहाँ पे बहुत लिखा है यहाँ पे क्या, ये बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, ये हमने देखा था, बट ये हमारे काम का इसलिए नहीं क्योंकि ये इसमें नहीं लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, किताब में नहीं लिखा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो सॉरी हरंग का डायनेस्टी जो थी ये बृहदाता डायनेस्टी के बाद आई थी, तो बृहदाता डायनेस्टी हमारे काम की नहीं, बट हरंग क्या हमारे काम की। तो हरंग का डायनेस्टी क्या थी, टेक्निकली सेकंड डायनेस्टी थी, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी थी। इनके बाद सिसुंगा डायनेस्टी आई थी वहाँ पे, और ये जो डायनेस्टी हरंग का डायनेस्टी इसको फाउंड किया था किसने, भट्टिया कौन थे, ये डैडू थे किसके, बिम्बसारा के जो पिताजी थे किंग भट्टिया, इसने हरंग का डायनेस्टी को फाउंड किया था। और ये इसका जो बेटा था फिर इसने राजा बनाया था 6 सेंचुरी BC, मतलब 600 BC के टाइम पे से लेके 413 तक, मतलब देखो आप 600 से लेके 413 मतलब कितना हो गया, लगभग 413 एक्चुअली, लगभग फिर 213 साल तक ये जो डायनेस्टी थी, 600 भी नहीं 684, मतलब लगभग 200-250-300 300 साल तक ये जो डायनेस्टी
इसने यहाँ पे मगध में राज किया था। अब इसके 3 राजा थे, बिम्बसारा, अजातशत्रु, उदयन। अब बिम्बसारा जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो था ये भट्टिया जो था, भट्टिया ने जो हड़ंका डायनेस्टी इसको फाउंड किया था, इसका बेटा था, इसको राजा बनाया गया था। इसने एज अ राजा काम किया था, मतलब कितना 554 to 493 इतने साल तक ये राजा था। आप इसको देख लो एक बार लेकर को, मतलब काउंट करके देखो कितना साल याद है। ये 44 हो गया, 93 मतलब ऊपर के 7, 44 और 7 कितना होता है, ये 51 तक साल तक ये राजा था। कौन? बिम्बसारा, हड़ंका डायनेस्टी का ये पहला राजा था मगध का। अब देखो ये कंटेम्प्रेरी था, मतलब क्या, बुद्धा जब थे और महावीरा जब थे, ये जिंदा जब थे उस टाइम पे ये भी जिंदा था, तो ये इनका कंटेम्प्रेरी था। इस टाइम पे जब बुद्धा थे, महावीरा मतलब जब थे जिंदा, उस टाइम पे ये भी उस टाइम पे राज कर रहा था वहाँ पे मगध में, और ये उनका फॉलोअर था, एडमायरर था, समझ गए। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, क्या है, गिरिव्रजा, मतलब जो राजगीर है अभी की, वो उसकी कैपिटल थी। और इसको और श्रेणिया भी बोला जाता है, किसको? बिम्बसारा को, अल्सो नोन एज श्रेणिया, इसको भी ये भी बोला जाता है। ये पहला राजा था दुनिया का, मतलब उस जैसे एशियन में दुनिया का, एक्चुअली वो महाभारत छोड़ के जो रियलिस्टिक वर्ड है उसमें ये पहला राजा था जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। अब तक हमने जितने भी हिस्ट्री देखी उसमें हमने देखा किसी के पास स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब क्या? खड़ी फौज, जिसको सिर्फ काम वो एक लड़ाई वगैरह करना जाना है। तो ये जो स्टैंडिंग आर्मी, ये फर्स्ट टाइम किसने देखी थी? क्वेश्चन आएगा आपको, बिम्बसारा। और मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब क्या? दुश्मन देश है, दुश्मन देश को कैसे हराना है, उसको लड़ाई वड़ाई करके नहीं हराना है, प्यार से हराना है। प्यार से कैसे हराना है उसको डायरेक्ट समझ रहे आप। वो जो वहाँ का जो दुश्मन देश राजा है उसको डायरेक्ट उसके शरण में जाओ, उसको डायरेक्ट बोलो भाई साहब लड़की से शादी करनी है आपकी, आप मुझे अपना जमाई बना लो, आप ही का राज है पूरा, क्यों लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, समझ रहे हैं। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस की जो प्रथा है ये बिम्बसारा ने स्टार्ट कर दी थी। ये बुद्धा के एडमायर था। देखो यहाँ पे इसने जो कोसला देवी, ये चेलना और एक केमा, ये अलग अलग देखो, अलग अलग दूसरे। कोसला जो देवी थी ये किंग कोसला की बेटी थी, समझ गए। उसके बाद ये वैशाली राज्य था, ये मुंद्रा एक पंजाब में राज्य था। ऐसे ये बीबी थी उसके अलग अलग राज्यों से, समझ गए। इसका जो ये था पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, ये दूसरों को हराता था और राज्यों को बढ़ाना इसका काम था। इसका जो नोटेबल वर्क है, इसने जो अंगा को हराया था, ये अंगा एक महाजनपद था, ये इसका नोटेबल वर्क था। उसके बाद ही हैड इफेक्टिव एंड एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, जुडिशियल मिलिट्री एग्जीक्यूटिव काम भी करता था। उसका 2 नंबर था अजातशत्रु बहुत खतरनाक था। ये ना इसने बाप को टपका दिया था, मतलब 51 साल तक ये जो बिम्बसारा राजा था इसने अलग अलग बीवियों से जो शादी की थी, इसको इसके बेटे ने मार दिया था, समझ गए। तो कभी कभी अगर आपके पप्पा भी आपको अगर मतलब ज़्यादा एक लेवल के बाद ये हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर वाला जो अजातशत्रु है वो कभी कभी जाग जाता है। तो इसने बाप को मार दिया था, अजातशत्रु ने बाप को मार दिया था और ये राजा बन गया था। देखो ही किल हिज फादर एंड राजा बन गया था। और ये बिम्बसारा और ये चेलाना जो थी, चेलाना कहाँ की थी, कहाँ गए, चेलाना यहाँ पे थी लिखी हुई। ये चेलाना, ये जो वैशाली की राजकुमारी थी और बिम्बसारा की जो बीबी थी वैशाली की राजकुमारी, इन दोनों से इसका जन्म हुआ था। इसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। इसने सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन इसका, इसने क्या कर दिया था, इसने ये जो है क्या बोलते इसको, अजातशत्रु ने बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। और बुद्धिज्म की जो फर्स्ट काउंसिल है वो 483 इसी साल पे जो गौतम बुद्ध है जो इनका देहांत हो गया था। और उस साल पे राजगृह पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया था, किसने? अजातशत्रु ने, समझ गए। इसने 16 साल तक वैशाली के साथ, इसने वैशाली मतलब अपने मामा का घर, इसके मामा का घर, क्योंकि इसकी माँ उधर से थी ना वैशाली से, तो इसने उनके साथ 16 साल तक लड़ाई की, बाद में इसको हरा दिया था। बाद में कोसला और वैशाली दोनों को भी इसने क्या कर दिया था, वार में जीत लिया था। अब इसने जो ये देखो, इसने 45 किया था, राजगीर जो कैपिटल थी ना, 45 मतलब क्या, पूरा वहाँ से दीवार बना दी थी अपना जो एम्पायर है उसको। बाद में आगे चल के हमें देखना उदयन इसका बेटा था, इसने ज्यादा कुछ किया नहीं, अजातशत्रु का बेटा था, इसने बस कर दिया। इसने क्या कर दिया, राजगीर जो थी मतलब बिम्बसारा और अजातशत्रु ये जब राजा थे, इनकी जो कैपिटल थी वो राजगीर अभी जो बिहार में, उस टाइम पे उसका नाम था राजगृह। तो इसने कहा उनकी कैपिटल वो थी, पर ये जो उदयन था अजातशत्रु का बेटा, इसने कैपिटल को चेंज करवा दिया। इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र, जो अभी पटना है। सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है पटना, जो बिहार में, वहाँ पे इसने इसको शिफ्ट करवा दिया था, किसको? अपनी कैपिटल को। बाद में देखो उदयन जो है, इसने ही बिल्ट फोर्ट पटना, पाटलिपुत्र में इसने फोर्ट बनाई थी। और ये कंप्यूटर सेंटर मगध का किंगडम का कैपिटल था। इसके बाद ये जो डायनेस्टी कौन सी वाली, हर्यंका डायनेस्टी, ये 3 तो मेजर राजा हमने देख लिए। बाद में जो राजा थे, जैसे देखो अनिरुद्ध, मंदा और नागदर्शका, ये भी राजा थे। इनके बारे में इसको ज़्यादा लिखा नहीं क्योंकि कुछ मिला नहीं हमें इनके बारे में। बाद में फिर इनको लास्ट वाला जो था इसको टपका दिया नंदा डायनेस्टी के राजा ने, और फिर डायनेस्टी चेंज हो गया। और अभी कौन आ गए, फिर नंदा डायनेस्टी आ गई। यहाँ पे देखो ये मगध है, यहाँ पे ये पाटलिपुत्र है, यहाँ पे जो है नंदा डायनेस्टी यहाँ पे आ गई। उसके बाद आगे यहाँ तक देख लिया हमने। अब आगे देखते दूसरी नंदा डायनेस्टी, ये देखो हर्यंका, उसके बाद सिसुंगा डायनेस्टी। एक्चुअली इनको हरा दिया था नंदा ने, सिसुंगा डायनेस्टी ने हरा दिया था। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली ये नंदा ने, एक्चुअली सिसुंगा डायनेस्टी पहले सिसुंगा को नंदा ने टपका दिया था।
अब शिशुंगा डायनेस्टी में क्या था, देखो अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रोनिकल्स, मतलब श्रीलंका में कुछ लिखा पट्टी मिली है, उसके हिसाब से पीपल ऑफ मगध रिवॉल्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये क्या है, नागदशका एंड प्लेस अमित्या मिनिस्टर नेम शिशुंगा एज अ किंग। मतलब क्या हुआ था, ये जो हरंका डायनेस्टी थी ना, हरंका डायनेस्टी का जो राष्ट्र राजा था, मतलब बिम्बसारा, अजातशत्रु और उदयन, इनके बाद जो नेक्स्ट इनकी जो डायनेस्टी थी, ये जो ना ये निकम्मे थे बहुत, मतलब अमिताभ का अच्छा अभिषेक इस टाइम की चीज़ हो गई थी। ये ना ये निकम्मे थे, इनके पास ना पावर थी ना लोग उनका सुनते थे, तो काफ़ी साल तक इनका चलता रहा, लगभग 300 साल तक इनका राज्य था ना हरंका डायनेस्टी का। तो हरंका डायनेस्टी का जो राष्ट्र जो राजा था, इसकी लोग बात नहीं सुनते थे, लोगों ने इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। रिवॉल्ट मतलब क्या, लोगों ने बोला तू निकम्मा है, हमें तू नहीं चाहिए एज राजा, हमें कोई और राजा चाहिए, समझ गया आप। तो अरे यार यहाँ पे ना ओके हाँ, तो इसको बोले कि वो हमें कोई और राजा चाहिए, तो इन्होंने वहाँ पे एक मिनिस्टर था, उसका नाम था शिशुंगा, उसको क्या कर दिया, उसको राजा बना दिया इन्होंने, समझ गए। अमित्य मतलब मिनिस्टर होता है, तो शिशुंगा जो था उसको राजा बना दिया। तो इस तरीके से उस टाइम पे जो हरंका डायनेस्टी थी, फिर क्या हुआ, फिर डायनेस्टी चेंज हो गई और अलग डायनेस्टी आ गई। कौन सी डायनेस्टी आ गई, अलग डायनेस्टी, जिसका नाम था हरंका डायनेस्टी, सॉरी शिशुंगा डायनेस्टी। तो शिशुंगा डायनेस्टी का जो पहला राजा था उसका नाम था शिशुंगा, समझ गए। तो ये मगध का राजा बन गया। उससे पहले वो वाइसराय था, काशी का वाइसराय था, और ये मिनिस्टर था हरंका डायनेस्टी में। फिर ये राजा बन गया। इसने क्या कर दिया, कैपिटल जो पाटलिपुत्र में लेके गया था उदयन, उसको वापस एक राजगीर में लेके आया। इसने अवंती को हरा दिया। उसके बाद राइवलरी उसके मगध और अवंती की लास्ट बहुत देर तक इसने इनकी राइवलरी मतलब दुश्मनी रही। लेटर इसने बाद में क्या कर दिया, राजगीर कैपिटल को वापस वैशाली शिफ्ट कर दिया। मतलब देखो इसने शुरू में जो पाटलिपुत्र में इनका कैपिटल था, कौन लेके गया था पाटलिपुत्र में, उदयन। जो उदयन वहाँ पे लेके गया था उसको राजगीर लेके आया और वापस उसको वैशाली लेके आया। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम वैशाली को कैपिटल कौन लेके गया था, तो शिशुंगा लेके गया था। फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र पे मतलब पाटलिपुत्र में कैपिटल कौन लेके गया था, तो उदयन लेके गया था, समझ गए। कौन ऐसा था जिसने वापस राजगीर में पाटलिपुत्र से राजगीर में कैपिटल लेके आया था, वो शिशुंगा था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गया। तो शिशुंगा के बारे में बस इतना ही है कि ये वाइसरॉय था काशी का, ये शिशुंगा डायनेस्टी इसने मतलब स्टार्ट कर दी थी, और ये इसने कैपिटल राजगीर लेके गया था और बाद में वापस वैशाली लेके आया था। उसके बाद उसका जो बेटा था, ये देखो इंद्रकर यहाँ पे, ये था कौन, कालाशोका था। ये इसका नाम था एक्चुअली कालाशोका, ये शिशुंगा का बेटा था। इसने क्या कर दिया, इसने वापस कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। मतलब क्या चल रहा है यार ये, ओके। तो इसने वापस मतलब क्या, एक तो शुरू में क्या हुआ, उदयन का लेके गया पाटलिपुत्र। जो बिम्बसारा था, अजातशत्रु था, मतलब मगध एम्पायर जब स्टार्ट हो गया तो पहली जो डायनेस्टी वहाँ पे हरंका डायनेस्टी थी, उसका पहला राजा था बिम्बसारा, दूसरा राजा था उदयन, अजातशत्रु, तीसरा राजा था उदयन। इन दोनों की जो कैपिटल थी वो थी राजगीर। इनका जो बेटा था, जो 2 नंबर का था वो अजातशत्रु, उसका जो बेटा था उदयन, इसने कैपिटल कहाँ से, राजगीर से लेकर पटना लेके गया। वापस शिशुंगा आया, शिशुंगा ने क्या कर दिया, शिशुंगा वापस पटना से राजगीर लेके आया और राजगीर से वैशाली लेके गया। अब इसने क्या कर दिया, इससे वो वापस पाटलिपुत्र लेके गया। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप इसको थोड़ा याद रखिए, सही कन्फ्यूजिंग नहीं, वैसे सही से अगर स्टोरी वाइज याद रखोगे, ये नोट्स मैंने दे दिया है। और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये कालाशोका ने की थी। हमने बुद्धि वाले चैप्टर में देखा था, हमने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने गठन की थी, कहाँ पे, वैशाली में की थी इसने। और इसके बाद इसको इसके कार्यकाल में ना रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब लोगों ने इसको वापस, लोगों ने बोला कि भाई सब तू निकम्मा है, तू भी ये जो है इसको छोड़ के चला जा, मतलब तू भी गद्दी खाली कर दे। तो इसको नंदा डायनेस्टी ने इसको मतलब लास्ट नंदा डायनेस्टी जो थी, इसके नंदा सरने वाले बंदे ने इसको टपका दिया और बाद में डायनेस्टी चेंज हो गई। फिर नंदा डायनेस्टी आ गई थी, शिशुंगा डायनेस्टी चेंज हो गई और नंदा डायनेस्टी वहाँ पर रूल में आ गई। अब नंदा डायनेस्टी कौन थी, देखो ये पहले नॉन क्षत्रिय थी, मतलब जो अब तक जितने भी थे ना, बिम्बसारा, अजातशत्रु, ये कालाशोका, ये सारे क्षत्रिय थे। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी वो रूल में आ गई, वो थी नंदा डायनेस्टी। तो महापद्मनंदा जो था, इसने कालाशोका को मरवा दिया था और कालाशोका को मरवा दिया था। और कितना, ये डायनेस्टी 345 से लेकर 321 BC तक, यहाँ तक मतलब कितना साल हो गया, लगभग थोड़ी साल तक थी एक्चुअली। ये इनका यहाँ पे राज था। ये जो डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, इस टाइम में जो मगध था, देखो यहाँ इतना बढ़ गया था, और ये पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। और ये सबसे क्या था, सबसे सुपीरियर मतलब पैसे वाला था, बहुत वेल डिस्ट्रिक्ट था सारे महाजनपद में। इन्होंने इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, इन्होंने स्टैंडर्ड मेजर ट्रेड जो मेजर से इसको स्टार्ट कर दिया। अब इसमें 2 राजा थे नंदा डायनेस्टी में, एक था महापद्मनंदा, दूसरा था धनानंदा। अब महापद्मनंदा तो जो था उस पर क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा राजा जिसको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो महापद्मनंदा जो राजा है इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर बोला जाता है। इसने जो काला अशोका है इसको साइड में लिया, कचाक इसको टपका दिया और फिर ये राजा बन गया था, समझ गए। इसका ओरिजिनल क्लियर नहीं है, कहाँ से आया पता नहीं था। कोई लोग बोलते कि ये शिशुंगा राजा था, एक चक्कर चल रहा था शूद्रवंश वंश से, और फिर वो वहाँ से मतलब ऐसा ही समझ रहे, नाजायज औलत थे, ऐसा कई सोर्स में लिखा गया है। कई सोर्सेस में ऐसा लिखा गया है कि ये जैन टेक्स्ट में ऐसा लिखा कि ये इसका बारे में कि ये बार्बर जो था, बार्बर मतलब जो कटिंग करने वाला जो है ना, क्या बोलते इसको,
बाल के जो बाल काटने वाला जो आदमी होता है ना बार बार, जिसको बोलते हैं नावी समाज, उसका बेटा था। कोई बोलते हैं ये कोट्सन जो था उसका बेटा, ऐसा अलग अलग किसका ओरिजिन पता नहीं कहाँ से, बट ये नॉन क्षत्रिय था। और इसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन ये आएगा आपको, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर कौन था? तो ये था महापद्मनंदा। नंदा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? महापद्मनंदा इसने की थी। और ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर जो था ना, इसके भी फटते थे इससे, मतलब अलेक्जेंडर भी डरता था कि अलेक्जेंडर को भी लगता था कि भाई साहब हर किसी से लड़ने दुनिया में, पर महापद्मनंदा से नहीं लड़ना है। तो इसके इतना खतरनाक खौफ था इसका महापद्मनंदा का, तो इसने काल अशोकों को मरवा दिया था। और फिर जो हरंका डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी थी, कौन सी? सुसुंगा डायनेस्टी, जो मगध में राज करी थी, उस डायनेस्टी का इसमें खात्मा कर दिया और ये अपनी डायनेस्टी लेके आया। इसका सरनेम कौन सा? नंदा। फिर मगध में डायनेस्टी चेंज हो गई, कौन सी आ गया अभी? नंदा डायनेस्टी। समझ गए आप? आगे इसने जो राज किया वो कहाँ से लेके क्या आता किया? एक्चुअली ये जो डेट है ना, इसमें थोड़ा झोल लग रहा है मुझे। ये डेट कहाँ गया वो? नंदा डायनेस्टी 345 से लेके 3, इसमें थोड़ा झोल लग रहा है। ओके, इसको देख लेना आप, बाद में नोट्स में दिया एक्चुअली मैंने सही से, उसमें देख लो आप। तो इसका जो रीन है, मतलब इसका जो राज्य है वो कब तक चला था? 28 साल तक ये राजा था। इसको और एक क्वेश्चन आता है, जैसे इसको मैंने बोला फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पर ऑफ इंडिया बोला जाता है, वैसे इसको सर्वक्षत्रियंटका भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन क्षत्रिय था ना, तो इसके दिमाग में बस एक ही था, क्षत्रियों को टपकाना है, तो इसने काफ़ी क्षत्रिय लोगों को टपका दिया था। समझे? या इसको इकरात भी बोला जाता है। तो इसके टाइम पे इसने बहुत क्षत्रिय लोगों को मरवा दिया था, इसलिए इसको सर्वक्षत्रिय टका भी बोला जाता है। ये उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट क्या है ये? हाँ, इसने कलिंगा को भी जीता था। बस इसके बारे में बस इतना ही। उसके बाद इसका जो बेटा है वो आया था गद्दी पे, जिसका नाम था क्या? इसका नाम था धनानंदा। इसके बारे में आपको पता होगा। धनानंदा इसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था मगध का। समझ गए आप? तो ये जो था इसके बारे में अग्रमास, और इसको क्या है जेंड्रेमस, ग्रीक टेक्स्ट में इसके बारे में ऐसा बोला गया था, इसके बारे में बोला जाता है, ऐसा बोला गया है। इसके पास बहुत ज़्यादा एम्पायर था, क्योंकि इसका बाप जो था, बाप बहुत पैसा वाला था, बाप ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के गया था इसके लिए। और ये पहला राजा था मगध एम्पायर का जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। कितना? 2 लाख इन्फेंट्री, 20 लाख कैवेट्री, 3000 एलिफेंट और 2000 चार, मतलब ये जो रथ होते वो। और ये बहुत पावरफुल रूलर था। इसके ना ऐसा बोला जाता है महापद्मनंदा है, ये उसका 8वां या 9वां बच्चा था। मतलब साला 8वां 9वां बच्चा, मतलब क्या? मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना है। 8वां या 9 नंबर का बच्चा था, इसके मतलब इसने पहले इतने बच्चे पैदा करके रखे थे किसने? महापद्मनंदा ने। तो ये 8वां या 9 नंबर का बच्चा था। तो धनानंदा का एक्चुअली क्या हो गया था? ईगो प्रॉब्लम हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये धनानंदा की जो कोर्ट थी उसमें एक पंडित था, तो कुछ ईगो प्रॉब्लम हो गया था, तो धनानंद ने इसका इंसर्ट करके इसको निकाला दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसने अपना जो बाल है वो चोटी काट दी थी, और उसने बोला था जब तक तेरा राज्य में खत्म नहीं करता तब तक मैं तुझे वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा। फिर इसने क्या कर दिया? इसने एक लौंडे को पकड़ा, एक ऐसे लौंडे को जो इसका शिष्य था, और उसको ट्रेनिंग वेनिंग दी, जंगल में लेके गया। बाकी जंगल में ट्राइबल लोग, आदिवासी टाइप के लोग, उनको साथ में ले लिया, अपनी एक आर्मी बना दी। छोटे छोटे जनपद, 10 महाजनपद, इनको खत्मा करते करते एक दिन ऐसा आया कि इसने जो मगध एम्पायर है, इसके जो राजा था धनानंदा, इसके साथ लड़ाई लड़ी, इसको भी हरा दिया। और इस तरीके से फिर जो नंदा डायनेस्टी, इसका खात्मा हो गया। और फिर एक डायनेस्टी आई, मगध जो एम्पायर था उसमें एक डायनेस्टी आई जिसको बोला जाता है मौर्य डायनेस्टी। और फिर उसका जो पहला राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ गए आप? तो ये जो सुद्रा ओरिजिन, ऐसा बोला जाता है कि ये जो पद्मनंदा है उसका किसी सुद्रा औरत के साथ चक्कर था, और उससे ये पैदा हुआ था धनानंदा। और ये एंटी क्षत्रिय पॉलिसी, मतलब ये क्षत्रियों के बहुत खिलाफ था। इसकी वजह से ना लोग इसको बहुत हेट करते थे, पर पावर थी, पैसा के सामने कुछ नहीं कर सकते आप। पर ये जो चाणक्य था, ये एकदम शरद पावर था, इसने बराबर इसका गेम करवा दिया। समझ? इसको टपकाया था, वो हम बाद में देखेंगे, इसको बहुत सही से टपकाया था धनानंदा को। समझ गए आप? तो उसके बाद क्या हुआ? फिर ये धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरीके से ये जो पद्मनंदा, इसको हमने देखा, धनानंदा को देखा। और इस तरीके से हमने जो मगध एम्पायर है जो स्टार्ट हुआ था, मगध एम्पायर कब? 640 BC में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले वह वहाँ पे हरंका डायनेस्टी राज किया, उसमें 3 राजा थे, भीमसारा, अजातशत्रु, उदयन। उसके बाद सुसुंगा डायनेस्टी ने वहाँ पे राज किया, उसका पहला राजा था सुसुंगा, दूसरा था कालशोका। और उसके बाद नंदा डायनेस्टी ने वहाँ पे राज किया, जिसका पहला राजा था महापद्मनंदा, दूसरा था धनानंदा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा जो मगध का जो ये था, कहाँ गया? अरे यार लग गया, मगध एम्पायर जो है इसको हमने खत्म कर लिया, जो हमारा आज का लेक्चर था। और इसी तरह से हमारा एशियन हिस्ट्री का जो 5वां टॉपिक था, 5वां चैप्टर कह सकते हैं आप, प्री मॉडर्न एज, इसको हमने ख़त्म कर दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चंद्रगुप्त मौर्य जो है और भीमसारा और अशोका, ये जो आते हैं ये मौर्य डायनेस्टी से आते हैं। मतलब ये लोग भी मगध में राज कर रहे थे, ये भी मगध के राजा थे, बट इनका जो डायनेस्टी था उसको मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं। तो आपने काफ़ी टीवी सीरियल में देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। इसको हम बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत स्टोरी के साथ देखने वाले। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।